एक आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप एक दिन एक बहुत पुरानी मशीन को ढूंढ निकालता है। यह मशीन सिर्फ समय को बदलने की ताकत नहीं रखती, बल्कि इंसान की किस्मत तक पलट सकती है। लेकिन इस तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए उन्हें ऐसे खतरों का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध से, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। नाजियों ने यूरोप के अलग अलग देशों में अपना राज जमा लिया और लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उनके आगे झुक गई। उनका एक बड़ा कैंप भी बना हुआ था, जहां से एक भयंकर हमले की तैयारी चल रही थी। इसी जंग के बीच एक बहादुर विद्वान जिसका नाम जोन्स था, वो छुपके से कैंप में घुस जाता है। वो एक रहस्यमय मिशन पर आया था, जो था एक पुराना खजाना और एक प्राचीन वस्तु को चुराना, जो नाजियों ने यूरोप से लूट कर लाया था। कहा जाता है कि ये वस्तु इतनी कीमती है कि उसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए के बराबर है, और जो भी इस वस्तु का मालिक बनता उसके जीवन में जरूर बदलाव आता, जैसे उसके हाथ में कोई शक्ति आ गई हो। इसी कारण से हर कोई उसे पाना चाहता है। जोन्स के साथ उसका साथी बैसिल भी था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और हिस्ट्री से उसे बहुत ज्यादा लगाव था। वो अक्सर जोन्स के साथ उसके खतरनाक मिशन में जाता रहता। दोनों छुपके से कैंप में घुस जाते हैं, पर उनका प्लान फेल हो जाता है। नाजियों का हेड उन्हें पकड़ लेता है और जोन्स को मारपीट कर उनके कर्नल के सामने ले जाता है। कर्नल उससे पूछता है कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। उसे लगता है कि जोन्स उस रहस्यमय वस्तु के पीछे पड़ा है और वो उसके इरादे समझना चाहता है। जोन्स कुछ नहीं बताता। तब कर्नल उसे एक जांच अधिकारी के हवाले कर देता है, जिसका नाम था वॉलर, ताकि वो उससे सच बुलवा सके। वॉलर उस पर अत्याचार करता है, लेकिन जोन्स अपने जिद पर अड़ा रहता है। वो एक भी शब्द नहीं बोलता। तब कर्नल फैसला करता है कि उस वस्तु को सुरक्षित जगह ले जाना चाहिए। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो लोग उस वस्तु को ट्रेन के जरिए भेज दे। अब जोन्स को सजा मिलती है फांसी की, ताकि उसके पास दोबारा चुराने का मौका ना बचे। सजा का दिन आ गया था। नाजियों ने एक पेड़ के नीचे फांसी का फंदा तैयार कर लिया। आगे जोन्स के गले में रस्सी डाली जाती है, जैसे उसका अंतिम पल पास आ गया हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सिपाही उसका स्टूल खींचने ही वाले थे, तब एक भयंकर धमाका हुआ। आसमान में बॉम्ब फटा, पूरी जगह धुएं और चिंगारियों से भर गई। कई सिपाही वहीं मारे गए और कुछ घायल हुए। उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोन्स ने एक नाजी ट्रक ड्राइवर पर हमला कर दिया। उसे मारकर उसका यूनिफॉर्म पहन लिया और ट्रक लेकर सीधा उस ट्रेन के पीछे निकल पड़ा, जिसमें वो नाजीज प्राचीन वस्तु भेज रहे थे। थोड़ी देर बाद 2 नाजी सिपाही उसके ट्रक में चढ़ जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपना ड्राइवर समझ रहे हैं, वो असल में उनका दुश्मन है। जोन्स ने अपना चेहरा छुपाए रखा और चुपचाप ट्रक चलाता रहा, सीधा ट्रेन के पीछे। दूर से उसे ट्रेन नजर आ रही थी। उस ट्रेन में वही वस्तु थी जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था। वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज हासिल करनी होगी। एक झटके में उसने ट्रक का रुख बदला और उसे ट्रेन की तरफ मोड़ लिया। ट्रेन के पास पहुंचते ही उसने अपनी बंदूक निकाली और सिपाहियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। सिपाही ट्रक पर हमला करने लगे, लेकिन जोन्स एक शेर की तरह लड़ता रहा। एक जम से वो सीधा चलती हुई ट्रेन पर चढ़ गया। अब उसके सामने असली परीक्षा थी। वो एक अकेला आदमी और उसके सामने 10-10 सिपाही जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। अगर जोन्स पकड़ा गया तो उसकी मौत तय है। ट्रेन के अंदर कर्नल ने बेसिल को पकड़ रखा था। उसे मारपीट कर उससे सच बुलवाने की कोशिश की जा रही थी। बेचारा प्रोफेसर, जिसे जंग का अनुभव नहीं था, वो आखिरकार टूट जाता है और सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि जोन्स सिर्फ उस वस्तु के लिए नहीं आया, बल्कि एक और चीज ढूंढ रहा है, जो है आर्किमिडीज का डायल। कर्नल पहले तो समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। तब वॉलर आता है और बताता है कि ये डायल एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने बनाया था। इसमें समय को बदलने की ताकत है और भविष्य देखने की क्षमता। कर्नल ये सुनकर हैरान रह जाता है और तुरंत हुक्म देता है कि उस डायल को सबसे कठिन सुरक्षा में रखा जाए, क्योंकि जोन्स जरूर उसे चुराने की कोशिश करेगा। सिपाही ट्रेन के हर कोने में तलाशी लेने लगते हैं, जबकि जोन्स अपना चेहरा छुपाकर अंदर घुस चुका होता है। उसका असली इरादा था बैसिल को बचाना। जोन्स धीरे धीरे ट्रेन के अंदर चलता हुआ उस कंपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, जहां वॉलर ने बेसिल को बांध रखा था। अंदर से चीखने की आवाज आती है। बेसिल दर्द में है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त का नाम ले रहा होता है। अब जोन्स छुपकर पीछे से जाता है, वॉलर के सर पर जोर से वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर तुरंत बेसिल के हाथ खोल देता है और कहता है कि चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। बेसिल दर्द में था, लेकिन दोनों किसी तरह संभल कर वहाँ से निकलते हैं। वो दोनों उस पुरानी वस्तु और आर्किमिडीज के डायल को अपने साथ ले लेते हैं। उनका प्लान ये था कि ट्रेन की छत पर चढ़कर वो नदी में कूद जाएंगे। तेज पानी के बीच दोनों किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच जाते हैं।
उन्होंने आर्किमिडीज के डायल को खो दिया, लेकिन उनके पास अब भी वो कीमती वस्तु थी जिसकी कीमत अरबों में है। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। उस दिन के बाद जोन्स ने फैसला किया कि अब वो ऐसे खतरनाक मिशन छोड़ देगा। वक्त बीतता गया, साल गुजरते गए और जोन्स बूढ़ा हो गया। उसे लगता था कि अब उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक नई कहानी लिख रखी थी। एक शाम जोन्स एक छोटे से बार में अकेला बैठा होता है, हाथ में गिलास, आंखों में थकान और चेहरे पर वो शांति जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होती है जो दुनिया देख चुके होते हैं। तभी उसके पास एक औरत आकर बैठ जाती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर जोन्स, मुझे याद किया। जोन्स उसकी तरफ देखता है मगर उसे पहचान नहीं पाता, पर थोड़ी देर बाद उसे सब समझ आता है। ये तो हेलेना शॉ है, उसके पुराने दोस्त बैसिल की बेटी। ये देख जेम्स थोड़ा चौंक जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत साल हो गए उसने बैसिल से बात नहीं की और हेलेना को उसने बचपन में देखा था। एक छोटी सी हंसती खेलती लड़की थी। आज वो बड़ी हो चुकी है, एक समझदार और होशियार लड़की, बिल्कुल अपने पिता की तरह। हेलेना कहती है कि मैं अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने आई हूँ, जो है आर्किमिडीज के डायल का राज खोलना। उसकी आंखों में वही जुनून था जो कभी जोन्स के अंदर हुआ करता था। वो बताती है कि पापा कहते थे, आपके बिना ये रहस्य कभी खुल नहीं सकता, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जोन्स चुप रहता है। उसके दिल में पुरानी यादें ताजा हो जाती है। बैसिल, वो ट्रेन, वो जंग और वो डायल जो उसने कभी वापस नहीं पाया। उसके दिल में अब भी उस गलती का पछतावा था। अंत में वो कहता है, ठीक है हेलिना, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन वो उसे यूनिवर्सिटी ले जाता है, जहाँ उसने सीक्रेट सेक्शन बना रखा था, एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ सिर्फ कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत थी। पुराने ग्रंथों और बुक से भरी हुई जगह। वहाँ जाकर जोन्स के चेहरे पर वो पुराना जुनून वापस आ जाता है। वो हेलेना से कहता है कि ये डायल बस एक पुरानी वस्तु नहीं है, यह समय को बदल सकता है। अगर इसे गलत हाथों में छोड़ दिया गया तो ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। शायद ये वस्तु एक नया ब्रह्मांड भी खोल सकता है। इसी दौरान एक औरत उनके पीछे लगी होती है, जिसका नाम था मेसन, जो एक सीक्रेट FBI एजेंट है। वो और उसकी टीम भी उस डायल के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनके इरादे बिल्कुल साफ नहीं हैं। एक दिन मेसन और उसके लोग जोन्स के लाइब्रेरी पर छापा मारते हैं, हाथ में बंदूक और आंखों में खून सवार। जो भी उनके रास्ते में आता वो बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देते। जोन्स के साथी प्रोफेसर उस अफरा तफरी में मार दिए जाते हैं। मेसन का इरादा साफ था, अगर उसे डायल मिल गया तो वो उसे FBI को नहीं देगी, बल्कि काले बाजार में बेचकर दौलत कमाएगी। लेकिन तब तक जोन्स और हेलिना उस छुपे हुए लाइब्रेरी के अंदर थे और वहाँ उन्हें एक डायल का टुकड़ा मिल जाता है जो काफी अरसे से वहाँ पर रखा हुआ था। जोन्स हेलिना से कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, मैंने बैसिल को इसे नष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब उनके पास एक टुकड़ा था, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी कहीं गुम है। हेलेना कहती है कि हमें दूसरा टुकड़ा ढूंढना होगा, तभी आर्किमिडीज का डायल पूरा होगा। लेकिन उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। मेसन और उसके आदमी उनका पता लगा चुके थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी को बाहर से घेर लिया था। हेलेना ने तुरंत समझ लिया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो दोनों पकड़े जाएंगे। वो जोन से कहती है कि प्रोफेसर, मैं डायल का टुकड़ा लेकर जा रही हूँ, आप यहाँ से मत निकलिए, मैं सब संभाल लूंगी। जोन्स उसे रुकता है, पर हेलेना दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर एक बड़ा त्योहार चल रहा होता है। सड़कों पर हजारों लोग मौजूद थे। उस भीड़ में हेलेना घुस जाती है और उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरी तरफ मेसन के आदमी जोन्स तक पहुंच जाते हैं। बंदूक उसके माथे पर लगाई जाती है। वो कहते हैं कि बताओ वो लड़की कहाँ पर गई उस डायल के टुकड़े के साथ। जोन शांत रहता है। वो कहता है कि मैं उसे सालों बाद मिल रहा हूँ, मुझे उसके प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मेसन को उसके बात पर विश्वास नहीं होता। मेसन के आदमी उसे वैन में घसीट कर ले जाते हैं। उनका प्लान ये था कि वो लोग हेलेना का पीछा करेंगे और उस डायल के टुकड़े को वापस हासिल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि शहर में चल रहा त्योहार उनके रास्ते बंद कर देता है। सिक्योरिटी, पुलिस और भीड़ की वजह से उनकी वैन को बार बार रोकना पड़ता है। इसी दौरान हेलेना भीड़ के और अंदर चली जाती है, वो भी एक दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाकर। मेसन परेशान हो जाती है। वो कहती है कि गाड़ी छोड़ो, हम इसे पैदल ले जाते हैं। अब वो जोन्स को साथ लेकर भीड़ के बीच से गुजरते हैं, पर जोन्स अभी भी बूढ़ा होने के बावजूद अंदर से वही पुराना एडवेंचरर था। एक मौका मिलते ही वो एक घोड़े पर बैठ जाता है और भीड़ के बीच से दौड़ने लगता है। मेसन चिल्लाती है कि उसे पकड़ो। उसके आदमी मोटरसाइकिल पर जोन्स का पीछा करने लगते हैं। शहर की सड़कों पर एक जबरदस्त सीन शुरू हो जाता है। एक तरफ बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरी तरफ बेरहम गुंडे। जोन्स भीड़ में से घोड़ा लेकर पतली गलियों से निकलता है। पीछे से गोलियां चलती है।
पर वो घोड़ा मोड़कर मेट्रो स्टेशन में घुस जाता है। मेट्रो स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है, लोग भाग रहे होते हैं और ट्रेन से आवाज आ रही होती है। अब जोन्स घोड़े से उतरकर प्लेटफॉर्म के पीछे छुप जाता है और मेसन के आदमी उसे खो देते हैं। मेसन गुस्से में फोन निकालकर कहती है कि वॉलर हेलेना ने डायल चुरा लिया है और जोन्स उसकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ जोन्स हेलेना का पीछा करते हुए एक ब्लैक मार्केट ऑक्शन तक पहुंचता है। वहां उसे देखकर उसका दिल भर आता है। दरअसल हेलेना वहां पर उस डायल के टुकड़े को बेचने की कोशिश कर रही थी। जोन्स गुस्सा होकर कहता है कि हेलेना, हम इसे बेचने नहीं बल्कि इसे समझने आए थे। लेकिन हेलेना के लिए पैसे ज्यादा मायने रखते थे। तभी वहां पर वॉलर आ जाता है और पता चलता है कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसी के आदमी हैं। उसका प्लान साफ था, चाहे कौन भी ऑक्शन जीते डायल उसके हाथ ही लगेगा। अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है, हर तरफ गोलियां, धुआं और चीख पुकार मच जाती है। हेलेना तुरंत डायल का टुकड़ा अपने साथी टेडी को दे देती है और कहती है कि इसे संभाल कर रखना और किसी के हाथ भी मत लगना। लेकिन वॉलर के आदमी टेडी के पीछे पड़ जाते हैं और वो बैग छीन लेते हैं। वॉलर खुद उस डायल को लेकर गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। जब तक जोन्स, हेलेना और टेडी सड़क पर पहुंचते, वॉलर दूर जा चुका होता है और उनके सामने हजारों सिपाही बंदूक लिए खड़े होते हैं। कोई रास्ता नहीं था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ खड़े हुए वो अपनी जान बचाकर शहर के रास्तों में घुस जाते हैं और किसी तरह बच निकलते हैं। आगे हेलेना, जोन्स और छोटा टेडी एक पुराने गाड़ी में बैठकर दूर चले जाते हैं। गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई थी। हवा में गन पाउडर की स्मेल थी और तीनों के चेहरे पर थकान और गुस्सा दोनों थे। हेलेना ने पीछे देखा और कहा कि वॉलर ने हमसे डायल छीन लिया, अब हम क्या करेंगे। जोन्स ने गहरी सांस लेकर कहा, अब हमें उससे पहले दूसरा टुकड़ा ढूंढना होगा। अगर पूरा डायल उसके हाथ लग गया तो वो समय को बदलने की कोशिश करेगा और दुनिया पूरी बर्बाद हो जाएगी। टेडी ने बीच में बोला कि हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है। जोन्स कहता है कि बस इतना याद रखो, बैसिल ने अपने नोट्स में लिखा था कि दूसरा टुकड़ा ग्रीस के पास कई समंदर में छुपा हुआ है। हेलेना कहती है कि मुझे भी याद है, पापा अक्सर कहते थे कि एक डूबी हुई पुरानी नौका में दोनों टुकड़े मौजूद है। नाजियों ने एक ले लिया लेकिन दूसरा समंदर में डूब गया। जोन्स के चेहरे पर एक नया जुनून आ जाता है। वो कहता है कि अब हमें ग्रीस जाना होगा। तीनों इटली के रास्ते से लंबी यात्रा तय करते हुए एथेंस पहुंचते हैं। वहां जोन्स अपने पुराने दोस्त रोनाल्डो से मिलता है, जो अपनी नौका चलाता है और खोज करता है। रोनाल्डो हमेशा कहता था कि प्रोफेसर जोन्स, आपका एडवेंचर कभी खत्म ही नहीं होता, और इस बार भी वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। अगली सुबह सूरज के उगते ही सब नौका में सफर करने निकल पड़ते हैं, वो भी गहरे पानी में, जहाँ उन्हें पुराने जहाज के टुकड़े भी दिखाई देते हैं। जोन्स और हेलेना अपनी आंखों में चमक लिए नीचे पानी में नजर डालते हैं। रोनाल्डो और उसके डाइवर्स पानी में कूद जाते हैं। नीचे काफी अंधेरा था और मछलियां उनके आसपास तैर रही थी। समंदर का सन्नाटा उन्हें घेरा हुआ था। अंत में उन्हें एक बड़ा लोहे का संदूक मिलता है जो समंदर के नीचे सड़ चुका था। वो उसे खींचकर नौका पर ले आते हैं। सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे, ये सोच करके अंदर क्या होगा, क्या यही आर्किमिडीज का दूसरा टुकड़ा है। तभी एक और नौका उनके पास रुकती है और उस पर खुद वॉलर होता है। उसके साथ उसके आदमी बंदूक लेकर तैनात थे। वॉलर संदूक खोलकर देखता है और कहता है कि यही तो मुझे चाहिए था, ये लिखा हुआ रास्ता ही मुझे दूसरे टुकड़े तक ले जाएगा। वो जोन्स से कहता है कि इसे तुरंत ट्रांसलेट करो, लेकिन जोन्स इसके लिए मना कर देता है। वॉलर गुस्सा हो जाता है और एक ही पल में रोनाल्डो को गोली मार के खत्म कर देता है। इसकी वजह से नौका में सन्नाटा छा जाता है। वॉलर अपनी बंदूक जोन्स के सर पर रखता है और कहता है, क्या बताओ पत्थर पर क्या लिखा है। जोन्स चुप रहता है, लेकिन हेलेना आगे बढ़कर बोलती है, मैं पढ़ सकती हूँ, पर इसके बदले मुझे इनाम चाहिए, जो है हीरे। ये सुन वॉलर हंसता है, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसी हो, पैसों की भूखी। वो हेलेना को हीरे दे देता है। हेलेना बोलते हुए धीरे धीरे जोन्स के पास जाती है और उसके जेब में से एक छोटा बॉम्ब निकालती है। वो पत्थर पर कुछ लिखने का नाटक करती है और बॉम्ब को सुलगाकर वॉलर की तरफ फेंक देती है। तभी एक जोर का धमाका होता है। उस अफरा तफरी में हेलेना जोन्स और टेडी को खींचकर एक छोटी मोटर बोट में बिठा देती है और कहती है कि चलो जितनी तेज हो सके भागो। और पीछे वॉलर की नौका आग में जल रही होती है। लेकिन हेलेना जानती थी वॉलर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। टेडी ने कहा, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जोन्स के दिल में शक था। उसने तख्ती को हाथ में उठाया और कहा कि ये तख्त कोई आम पत्थर नहीं है, इसमें कुछ छुपा हुआ है। उसने फिर थोड़ी सी शराब निकाली और उस तख्ती पर डाल दिया। जैसे उसने आग लगाई, पत्थर की ऊपर वाली परत जलकर गिर गई। फिर नीचे से एक सुनहरा कंपास चमक उठा। हेलेना की आंखें खुल गई। ये तो किसी पुराने मशीन का हिस्सा लगता है।
जोन्स ने हमें सर हिलाया। ये कंपास सिर्फ दिशा नहीं दिखाता, यह हमें आर्किमिडीज के दूसरे टुकड़े तक ले जाएगा। तीनों ने कंपास के तीर का पालन किया। वो तीर समंदर की गहराइयों में नहीं बल्कि एक छोटे से आइलैंड की तरफ दिखाता है, एक शांत जगह जहाँ कुछ ही लोग रहते हैं। वो लोग अब आइलैंड पहुँचते हैं और सूरज भी ढल रहा होता है। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे लोग थे, जैसे समय ने उन्हें ना छुआ हो। उनसे बात करते हुए हेलेना को पता चलता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर पहाड़ों में कुछ पुराने गुफाएं हैं, जिन्हें लोग डायोनिस की गुफाएं कहते हैं। जोन्स कहता है यही वो जगह हो सकती है जहाँ आर्किमिडीज ने अपना राज छुपाया होगा। अगली सुबह ये तीनों अपना सामान लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में टेडी थोड़ी शरारत करता है, एक दुकान से कुछ पैसे चुराता है और एक आइसक्रीम खरीद कर खाता रहता है। टेडी अकेला चल रहा होता है जब उसे एक नौका दिखाई देती है। उस पर खुद वॉलर खड़ा होता है। वॉलर के आदमी तुरंत टेडी को पकड़कर वैन में ले जाते हैं। जोन्स ये सब दूर से देख लेता है, लेकिन हेलेना को कुछ नहीं बताता। वो जानता था पहले उन्हें वो टुकड़ा ढूंढना होगा, फिर वो लोग टेडी को बचा लेंगे। दोनों पहाड़ों के अंदर गुफाओं में घुस जाते हैं। अंधेरा इतना घना था कि उनके हाथ भी उन्हें दिखाई नहीं देते। वहाँ की दीवारें गीली थी और उनके शरीर पर बड़े बड़े कीड़े गिर रहे थे। डर के बावजूद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिलती है, जो थी आर्किमिडीज की मूर्ति, जिसके पैरों के पास एक पुरानी लाश पड़ी थी। जोन्स तुरंत पहचान लेता है और कहता है कि यही है आर्किमिडीज का आखिरी आराम स्थल। वहाँ उस मूर्ति के पास उन्हें आर्किमिडीज के डायल का दूसरा टुकड़ा मिलता है। वो उसे उठाकर धीरे से साफ करते हैं और तभी जोन्स की नजर एक और चीज पर पड़ती है। एक मॉडर्न घड़ी उस लाश के हाथ में मौजूद थी। वो सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है, आर्किमिडीज के जमाने में घड़ी कहाँ से आई। हेलेना कहती है कि यानी वो डायल समय में यात्रा करने की शक्ति रखता है। उनके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन उनके पास समय नहीं था, क्योंकि वॉलर अपने आदमियों के साथ गुफा में घुस चुका था। उनके हाथों में बंदूकें थी और उसकी आंखों में वो पागलपन झलक रहा था जो किसी ऐसे आदमी में होता है जिसे लगता है जैसे उसने समय को जीत लिया। वो चीखता है कि बहुत खोज लिया तुम दोनों ने, अब आर्किमिडीज का डायल मेरा है। उसके आदमी जोन्स और हेलेना को पकड़कर बांध देते हैं। जोन्स के हाथ से वो डायल के दोनों टुकड़े छीन लेता है। आगे वॉलर उन्हें जोड़ने लगता है और जैसे ही दोनों टुकड़े एक दूसरे से मिलते हैं, पूरी गुफा हिलने लगती है। जमीन से एक अजीब सी रोशनी निकलती है। तभी टेडी वहां पर पहुंचता है। वो वॉलर को रोकने की कोशिश करता है, पर वॉलर उस पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। गोली चलते ही जोन्स कहता है कि बस तुम समय से खेल रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वॉलर सुनता नहीं। वो घड़ी अपने डायल में फिट करता है और उसे घुमा देता है। पूरा डायल एक मशीन में बदल जाता है। उसके बीच एक गोल पोर्टल खुल जाता है जिसमें बिजलियां चमक रही होती है। वॉलर कहता है कि अब मैं पास्ट में लौटूंगा, यानी उस युग में जब हिटलर जिंदा था, और इस बार जर्मनी जरूर जीतेगी। वो एक प्लेन में बैठकर जोन्स को बंधक बना लेता है और उस पोर्टल की तरफ उड़ने लगता है। हेलेना समझ जाती है कि अगर वॉलर ने ये कर दिया तो पूरा इतिहास बदल जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। वो टेडी के साथ एक पुराने एयरबेस पहुंचती है और एक प्लेन पकड़ती है वॉलर का पीछा करने के लिए। आसमान में बिजलियां चमक रही थी, हवा में एक अजीब सा शोर गूंज रहा था। वॉलर अपने प्लेन को उस पोर्टल के पास ले जाता है। जोन्स उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि तुम समय को नहीं समझते, ये मशीन अपने मर्जी से काम करती है, तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। वॉलर उसे एक जोर का थप्पड़ मारकर कहता है मैं खुद अपनी किस्मत लिखता हूँ, और फिर प्लेन सीधा उस पोर्टल के अंदर घुस जाती है। उसके पीछे हेलेना का प्लेन भी था। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब सब शांत होता है तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग 1940s के यूरोप में नहीं बल्कि 212 BC में आ गए हैं। उनके नीचे एक मैदान था जहाँ रोमन सेना और उनके दुश्मन एक जंग लड़ रहे होते हैं। वॉलर घबरा जाता है और कहता है कि ये तो रोम का युग है। हेलेना तुरंत अपने प्लेन से कूदती है और वॉलर के प्लेन को पकड़ लेती है। हवा में तेज तूफान था, लेकिन उसने प्लेन का दरवाजा खोला और अंदर घुस के लड़ाई शुरू कर दी। गोलियां चलने लगी और वॉलर के आदमी एक एक करके प्लेन से नीचे गिरने लगे। तब तक जोन्स होश में आ जाता है और एक मौका देकर पैराशूट पकड़ लेता है। हेलेना उसके पास पहुंचती है और दोनों साथ में प्लेन से कूद जाते हैं। वॉलर का प्लेन आग के लपेटे में आ जाता है और नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। आग का गोला पूरे मैदान में फैल जाता है। जोन्स और हेलेना नीचे जमीन पर गिरते हैं। उनके आसपास इतिहास खुद जिंदा था। रोमन सैनिक तलवार से लड़ रहे थे, आसमान में आग के टुकड़े गिर रहे थे। तब एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आता है। उस आदमी के कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी और उसके हाथ में था आर्किमिडीज का डायल। जोन्स उसे देखकर रुक जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज उन दोनों को पहचान लेता है। वो कहता है
कि तुम लोग हमारे युग के नहीं हो, तुम टाइम ट्रेवलर्स हो। जोन्स के चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी आर्किमिडीज के बारे में पढ़ता रहा और आज आर्किमिडीज मेरे सामने है। हेलिना कहती है कि प्रोफेसर, हमें वापस अपने टाइम में लौटना होगा, यहाँ रह गए तो सब कुछ बदल जाएगा। पर जोन्स कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी इतिहास के बारे में जानने की ख्वाहिश रखी और अब मैं खुद इतिहास के अंदर मौजूद हूँ। मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। हेलिना रो पड़ती है और कहती है कि माफ करना, पर आपका समय यहाँ पर नहीं है। उस पल हेलेना अपने दिल पर पत्थर रखकर जोन्स के चेहरे पर जोर से मुक्का मारती है और उसे बेहोश कर देती है। वो डायल को पकड़कर पोर्टल में कूद जाती है। सब कुछ रोशनी में खो जाता है। जब जोन्स की आंख खुलती है तो वो वापस अपने समय में आ चुका होता है। सब कुछ खत्म हो चुका था। आर्किमिडीज, रोम का युद्ध और वॉलर भी, सब लोग बस इतिहास बन चुके थे। हेलिना उसे देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हमने सिर्फ इतिहास नहीं देखा, बल्कि हमने उसे एक्सपीरियंस भी किया। कुछ दिन बाद जोन्स के घर का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है उसकी पत्नी, जो सालों पहले उसे छोड़कर चली गई थी। वो कहती है कि अब मैं कहीं नहीं जा रही। जोन्स के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसकी सबसे बड़ी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। इस बार जोन्स ने सिर्फ एक खजाना नहीं ढूंढा, बल्कि खुद अपने प्यार को भी पा लिया। इसी सीन के साथ आज की टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी रिकैप समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना भी मत भूलना, और नए व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।